दोस्तों यस बैंक की बात करें तो हमने देखा कि पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेजी भी बनी थी। स्टॉक काफ़ी तेजी से आगे जा रहा था क्योंकि दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। एक तरफ इनको आप देख सकते हो कि बड़ी एक रकम मिली जिसमें एडवर्ड और कार्यालय ने एक डायरेक्ट एफडीआई के माध्यम से निवेश किया जिससे लोगों का विश्वास बना, और दूसरी तरफ इन्होंने अपने बेड लोन से निजात पाली जेसी फ्लावर्स के माध्यम से। उसके बाद आप देखें तो नई तेजी का दौर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद एक झटका लगा जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 81 बॉन्ड्स का मामला जो था फिर से उसको लाइमलाइट में लाया और जो 81 बॉन्ड्स के जो शेयर धारक थे उनको बोला कि ये जो बॉन्ड्स है जो राइट ऑफ किया गया इसको फिर से एक्टिव किया जाए, यानी ये जो रकम है ये यस बैंक को चुकानी होगी। और इससे एक तरह से माहौल बिगड़ा। उसके बाद में जो रिजल्ट आया उसमें भी इस बार काफ़ी बड़ा प्रोविजन रखा गया, और उसके पीछे वजह यह थी कि जो एनपीए जो पास ऑन किया गया है जेसी फ्लावर्स को उसमें अभी समय था और इस वजह से प्रोविजन काफ़ी बड़ा रखा गया, तो इस वजह से प्रॉफिट में भी कमी आई और फिर थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, दबाव में आया। और अब देखें तो फिर से 2-3 दिन से हमने देखा था पटरी पे था, तेजी बनने लगी थी, लेकिन जैसे ही मामला निकल कर आया कि एसबीआई अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर देगी या है हो सकता है कि अपनी जो स्टेक है वो बेच दे, और इसने माहौल फिर से बिगाड़ा। आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के बाद में कुछ निगेटिव खबर तो निकल कर आई और स्टॉक फिर से काफ़ी नीचे भी आए। लेकिन इसके बीच में कल हमने देखा कि बाजार क्लोज होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी अच्छा एक फैसला निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पे, और आप ये समझे ये पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे, और क्या यस बैंक के लिए मंडे से फिर तेजी की शुरुआत हो सकती है। क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय यस बैंक को लेकर। तो अलग अलग जो एक्सपर्ट है वो इस समय खरीदारी की सलाह भी दे रहे। उनका कहना है कि चाहे भले ही आज इस समय एसबीआई अगर अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर ले उसके बाद भी यस बैंक को उसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ऑलरेडी एसबीआई ने अपनी होल्डिंग पहले से ही आधी कर ली है। तो क्या करना चाहिए हमें यस बैंक में, क्या आने वाले इसमें एक अच्छी तेजी की हम कामना कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम यस बैंक के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 16.85 पर आए। फ्राइडे के दिन 3.71% की गिरावट थी। बाजार में हमने देखा है 900 पॉइंट की भारी तेजी, और उधर दूसरी तरफ यस बैंक में भारी गिरावट। तो इसके पीछे वजह बनी एसबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आना कि एसबीआई अपनी होल्डिंग बेचना चाहती है लॉक इन पीरियड के बाद। 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड था जिसमें ये कंडीशन थी कि 26% तक की होल्डिंग उनको कायम रखनी पड़ेगी, और 49% की स्टेक उन्होंने ली थी 10 रुपये के भाव से, लेकिन ऊपर का जो उन्होंने शेयर बेचे हैं अब 26% की जो होल्डिंग लॉक इन पीरियड में थी वो जैसे ही लॉक इन पीरियड खुलेगा 13 मार्च को उसके बाद वो बेच देंगे। इसने माहौल थोड़ा बिगाड़ा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से जो एक राहत मिली है उससे फिर से माहौल पॉजिटिव बन चुका है। जो बड़ा टेंशन था यानी 8,415 करोड़ की भारी रकम है, और ये अगर इस बॉन्ड को फिर से एक्टिव किया जाता है तो एक काफ़ी बड़ा सरदर्द हो सकता है यस बैंक के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई हुई है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सुनने के बाद कहा है कि फिलहाल हम इसकी सुनवाई आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था उसको रोक दिया गया है, और अब यस बैंक को ये फिलहाल जो रकम है चुकाने से राहत मिल चुकी है। वैसे इस मामले की जांच सेबी के द्वारा की गई थी, उसमें भी पता चला था कि यहाँ पे जो राणा कपूर का जो मैनेजमेंट था उसने लोगों को यहाँ पे मिसलीड किया था, और उनको एक सुपर एफडी कह के ये जो है बॉन्ड्स पकड़ाए गए थे। एक तरह से उनके साथ में धोखाधड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जो उनको लेटर साइन करने को दिए गए थे, जो फॉर्म थे, उसमें सारे के सारे ये पॉइंट थे कि अगर ये किसी भी तरह से बैंक को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये जो रकम है ये जीरो हो सकती है। ये जानकारी होते हुए भी उन्होंने साइन करके सिग्नेचर करके ये एफडी ली हुई है। तो ऐसे में देखें तो इन्वेस्टर के लिए ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भले ही फैसला फेवर में दिया हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला टिक नहीं पाएगा, और ये स्टे का मतलब भी यही है। अभी फिलहाल आप देखें तो जो एग्जिट ट्रस्टी है उनको भी नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा जाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्सिस ट्रस्टी थे और जो दूसरे इन्वेस्टर उनकी तरफ से जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई उनके वकील की तरफ से, तो उनका कहना था कि जो इन्वेस्टर है उनकी रकम को जीरो किया गया, उसमें उनकी क्या गलती है। और भले ही यस बैंक ने अपने कर्मों के हिसाब से पूरी तरह से अपनी बैंक को डुबाया, लेकिन जो इन्वेस्टर थे उनकी रकम तो उनको मिलनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जो इन्वेस्टर है वो टाटा बिरला नहीं है, यानी बहुत ही मेहनत के पैसे उन्होंने लगाए थे और वो सारे पैसे जीरो हो गए, और इनका रास्ता निकालना चाहिए। किसी भी तरह से जो इन्वेस्टर उनको पैसे वापस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आरबीआई की तरफ से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे, और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल यस बैंक की तरफ से हाजिर हुए थे, और जो एक्सिस ट्रस्टी है उनकी तरफ से आप देख सकते हो कि
रोहतगी ने यहाँ पे एक्सिस ट्रस्टी की तरफ से यहाँ पे मोर्चा संभाला था। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि एक तो यस बैंक पूरी तरह से डूब चुकी थी, और वैसे भी सारे पैसे तो डूब चुके थे क्योंकि यस बैंक ही डूब चुकी थी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि ये जो यस बैंक की शुरुआत फिर से हुई है, तो काफ़ी लोगों की मेहनत से, बहुत सारे लोगों ने, इन्वेस्टरों ने नया इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारी बैंकों ने मदद की, तब यस बैंक फिर से खड़ी हुई है। ऐसे में जो बॉन्ड्स धारक है उनको यहाँ पे वापस पैसे मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो निवेश था वो पुरानी यस बैंक के साथ था जो ऑलरेडी डूब चुकी थी, वहाँ से कोई निवेश की संभावना नहीं। यहाँ पे सिब्बल की तरफ से कहा गया था कि ये नॉन कन्वर्टेबल प्रीपेचुअल बॉन्ड्स थे जिनको 9.5% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनको प्रोवाइड किया गया था, जो राइट ऑफ किए जा सकते थे, और ये पूरी तरह से क्लोज था कि अगर बैंक को प्रॉब्लम होगी तो ये पैसे नहीं चुकाए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आर्टिकल 142 का यूज करके जो बॉन्ड्स होल्डर है उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आगे क्या संभावना बनी है देखना होगा, लेकिन सारे के सारे जो हमेशा जो एविडेंस होते हैं उसके ऊपर ही फैसला आता है, और एविडेंस अगर देखें तो वो सारे के सारे बॉन्ड्स होल्डर के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनके जो पेपर साइन किए उन पेपर के अंदर तो सारी बातें लिखी हुई है कि ये राइट ऑफ हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से राइट ऑफ किया आरबीआई ने। और इसीलिए जो अब मामला है 20 मार्च को फिर से सुना जाएगा, इसकी हियरिंग अब 20 मार्च को रखी गई है। लेकिन जो बात निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला वो पलटने की पूरी संभावना बनेगी, और ऐसे में देखें तो यस बैंक में फिर से एक पॉजिटिव माहौल की संभावना बनेगी। अब क्या है, अलग अलग एक्सपर्ट की राय वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा 26% की एसबीआई की भी होल्डिंग है, जो अब देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड 13 मार्च को खत्म होगा, उसके बाद वो अपने शेयर बेचने को फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इसका जो मजबूत सपोर्ट है 15 का है, और 15.5 से 16 के आसपास खरीदारी डिप में कर लेनी चाहिए। आने वाले समय तेजी का दौर डेफिनेटली शुरू होगा। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि भले ही आने वाले समय सेलिंग प्रेशर बने, लेकिन डिप में खरीदारी करेंगे तो आपको 20 और फिर 22 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखते हो मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरास्कर का कहना है कि इस समय देखें तो एसबीआई अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और दूसरी जो बैंक है वो भी उनको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आ सकता है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर है उनको Q4 के रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। Q4 देखने के बाद में एक नई शुरुआत यहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा आनंद राठी की तरफ से अगर देखें तो गणेश डोंगरे का कहना है कि डिप में खरीदारी की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। यस बैंक में सपोर्ट मजबूत 15 का है, आप इस लेवल पे खरीदारी शुरू कर दें, और आने वाले समय आपको डेफिनेटली एक अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी मिल जाएगा। चार्ट पैटर्न है जो इस समय काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और भले ही ये जो इस समय लॉक इन पीरियड खुलेगा थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद एक हैवी शानदार बाउंस बैक की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हैवी सेलिंग शुरू भी हो जाती है तो ये स्टॉक जो है आपको 13 या 13.50 तक जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे इसकी ये बुक वैल्यू है, और 12 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। यानी एक तरह से ये भी सिनेरियो बनेगा कि भारी गिरावट होगी तो स्टॉक फिर से आपको 13 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आनंद राठी की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, और आने वाले समय 20 से 22 का मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले 2 महीने में। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे इस लॉक इन पीरियड के बाद में हैवी सेलिंग की वजह से थोड़ी सी गिरावट जरूर होगी, लेकिन फिर एक बाउंस बैक होगा, और ये एक तरह से खरीदारी का आपके लिए मौका बनेगा। एसबीआई अपनी स्टेक कम करेगी जरूर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 49% से 26% के आसपास अपनी स्टेक को लाई है, और वो आने वाले समय में फिर से अपने स्टेक को बेच सकते हैं, क्योंकि ये जो निवेश किया गया था ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था, ताकि यस बैंक को फिर से खड़ा किया जा सके। ये आरबीआई के कहने पर ऐसा किया गया था, और अब जब यस बैंक पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, यस बैंक का कामकाज बिल्कुल पटरी पे है। आप ये देख ही सकते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन में पूरे इंडिया में हर 3 ट्रांजैक्शन में 1 ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा देखें तो बड़े बड़े जो इंडिया के अलावा इन्वेस्टर वो भी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप समझ सकते हो, जो रूबेल और रुपी का कारोबार शुरू हुआ था रसिया के माध्यम से, तो सबसे पहले यस बैंक से शुरुआत हुआ था। इसके अलावा आप देखें तो डिजिटल रुपी की लॉन्चिंग में जो 4 बैंकों को चुना गया था, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के साथ में, तो उस समय भी यस बैंक को चुना गया था। इसका मतलब यस बैंक के पास वो अब काबिलियत है कि वो अकेले अपने दम पे आगे कारोबार को चला सकते हैं। तो बिल्कुल एक तेजी का माहौल बनेगा, और नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही डिप में खरीदारी का मौका, निवेश जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।